हेलो दोस्तों, 10 मार्च 2024 से पाकिस्तान के 14वें सदर आसिफ अली जरदारी का एक मुतहर्रक सियासी कैरियर रहा है, जिसमें फतूहात, तनाज़ात और अहम संग मील हैं। 26 जुलाई 1955 को सिंध पाकिस्तान के एक मुमताज जमींदार घराने में पैदा होने वाले जरदारी का सियासत में सफर 1987 में बेनजीर भुट्टो से शादी के बाद तेज हुआ। दोस्तों, पहले शोहर के तौर पर मुद्दत मुलाजमत ने तारीफ और तनकीद दोनों को हासिल किया। 1990 की दहाई के दौरान जरदारी को बदअनवानी और अकरबा परवरी के इल्जामात का सामना करना पड़ा, खास तौर पर भुट्टो के वजीर आजम के दौर में, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर तनकीद हुई और 1990 में इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। इसके बावजूद वो मुख्तलिफ तनाज़ात में मुलव्वस रहे। बशमूल बदअनवानी के स्कैंडल्स में मुबैना तौर पर मुलव्वस होने और मौत के घाट उतारने के बावजूद भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो के जरदारी ने कानूनी लड़ाइयों और कैदो बंद की मुद्दत के बावजूद कौमी असेंबली और बाद में सेनेट के रुकन के तौर पर अपनी सियासी मौजूदगी बरकरार रखी। 2007 में भुट्टो के कत्ल के बाद जरदारी की पाकिस्तान वापसी इनके सियासी कैरियर में एक अहम मोड़ था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन के तौर पर इन्होंने 2008 के आम इंतखाबात में पार्टी को फतह दिलाई। इनकी क़यादत ने फौजी हुक्मरान परवेज मुशर्रफ के इस्तीफे पर मजबूर करने और इसके बाद सितंबर 2008 में पाकिस्तान के सदर के तौर पर अपना इंतखाब कराने में अहम किरदार अदा किया। अपने दौरे सदारत के दौरान जरदारी ने पेचीदा मुल्की और बैनुल अक़वामी चैलेंजों का जायजा लिया, जिसमें अफगानिस्तान की जंग में अमरीकी इत्तेहादी के तौर पर इनका किरदार भी शामिल है। मकामी तौर पर इनके दौर में 2010 में 18वीं तरमीम की मंजूरी दी गई, जिसने सदारती इख्तियारात में कमी की और दहशतगर्दी और कुदरती आफात जैसे कि 2010 के तबाहकुन सैलाब से निपटने की कोशिशें की। बदअनवानी और माशी चैलेंजों को मुअस्सर तरीके से हल करने में नाकाम रहे। दोस्तों, जैसे ही इनकी मुद्दत खत्म हो रही थी, जरदारी की मंजूरी की दर्जाबंदी गिर गई, जो इनकी क़यादत से बड़े पैमाने पर मायूसी की अक्कासी करती है। 200 तनकीद और तनाज़ात के बावजूद इन्होंने सितंबर 2013 में अपनी आईनी मुद्दत पूरी करने वाले पाकिस्तान के पहले जमहूरी तौर पर मुंतखब सदर बनकर तारीख रकम की। जरदारी की मिरास बदस्तूर तकसीम है, हामी जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए इनके किरदार को उजागर करते हैं, जबकि नाकदीन बदअनवानी और बदइंतजामी के इल्जामात की तरफ इशारा करते हैं। बहरहाल, मार्च 2024 में एक इत्तेहादी मुआहदे के जरिए इनकी सदारत में वापसी पाकिस्तानी सियासत में इनके मुस्तकिल असर और सूख की निशानदही करती है। इस बात को यकीनी बनाती है कि इनकी कहानी मुल्क के सियासी मंजरनामे को तश्कील देती रहेगी। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी की इब्तदाई जिंदगी और तालीम ने इन बुनियादों पर रोशनी डाली जिन्होंने पाकिस्तानी सियासत में इनके सफर को तश्कील दिया। 26 जुलाई 1955 को कराची सिंध में पैदा होने वाले जरदारी का ताल्लुक सिंधी खानदान से था, जिसकी मेरास बहुत ज्यादा थी। इनके वालिद हाकम अली जरदारी एक कबायली सरदार और मशहूर जिम्मेदार थे, जबकि इनकी वालदा बल्कीस सुल्ताना जरदारी सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी के तौर पर पहचाने जाने वाले मुअज़्ज़ज़ हसन अली अफंदी से खानदानी ताल्लुकात थे। कराची में पले बड़े जरदारी ने पोलो और बॉक्सिंग जैसे मशागल से लुत्फ अंदोज हुए, जो नौजवानी के जोश और खेलों के जज्बे की अक्कासी करते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने एक पोलो टीम की क़यादत भी की, जिसे जरदारी 4 कहा जाता है, जिसने इब्तदाई उम्र से ही अपनी कायदाना खसूसियात का मुजाहरा किया। 200 मजीद बरआं कराची में मशहूर बमबीतो सिनेमा के मालिक तफरीही सनत में इनके खानदान की शमूलियत ने इन्हें मुनफरद तजर्बात और मौका फराहम किए। ताहम जरदारी का इल्मी सफर किसी हद तक पुरअसरार है, मुतज़ाद अकाउंट्स और तनाज़ात में गिरा हुआ है। अगरचे इनकी बाज़ाब्ता सुआंख उम्री का दावा है कि इसने कैडेट कॉलेज पेट्रो से 1972 में ग्रेजुएशन किया, लेकिन इनकी तालीमी हसूलियाबी के हवाले से तजाज़ात मौजूद हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसने प्राइमरी तालीम के लिए कराची ग्रामर स्कूल और कराची के सेनेट पैट्रिक हाई स्कूल में तालीम हासिल की, जहां इसे अपनी आखिरी इम्तिहान में मुबैना तौर पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जरदारी की आला तालीम का मामला एक मुतनाज़ा मौजू बन गया, खास तौर पर जब इन्होंने 1970 की दहाई के अव्वल में लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज से बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री हासिल करने का दावा किया। ताहम इस दावे की सच्चाई मुतनाज़ा है। इस अदारे में इसकी हाजिरी की तस्दीक करने वाला कोई हतमी सबूत नहीं है। इसी तरह बरतानिया के पेडेंटन स्कूल में इसकी हाजिरी के बारे में दावों में कोई सदाकत नहीं है, जिससे इसकी तालीमी असनाद के बारे में मजीद सवालात उठते हैं। दोस्तों, इन गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बावजूद जरदारी का तालीमी पसे मंजर जांच का एक मरकज बन गया, खास तौर पर 2002 के एक असूल की रोशनी में, जिसमें पार्लिमानी उम्मीदवारों को कॉलेज की डिग्री हासिल करने की जरूरत थी। ताहम अप्रैल 2008 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इस असूल को कलअदम करार दे दिया, जिससे सियासी ओहदे के लिए जरदारी की अहलियत के बारे में खदशात दूर हुए।
मजमूई तौर पर जरदारी की इब्तदाई जिंदगी और तालीम इनकी परवरिश की पेचीदगियों और इनके तालीमी मशागल से मुतल्लक अबहाम की झलक पेश करती है। इसके खानदानी विरसे और समाजी रवाबत के साथ मिलकर इन इब्तदाई तजर्बात ने पाकिस्तानी सियासत के हंगामा खेज दायरे में इनके आने के लिए बुनियाद रखी। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी की इब्तदाई सियासी कोशिशों को चैलेंजों और नाकामियों का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तानी सियासत के दायरे में इनके सफर की पेचीदगियों की अक्कासी करते हैं। 1983 में इन्हें नवाब शाह सिंध में जिला कौंसिल की एक नशिस्त के लिए होने वाले इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके कि इस इलाके में इनके खानदान की खासी जमीनें थी, इस दचके के बाद जरदारी ने पेशा वराना मसरूफियत के लिए मुतबादल रास्ते तलाश करते हुए रियल एस्टेट के शोबे में कदम रखा। ताहम 18 दिसंबर 1987 को बेनजीर भुट्टो के साथ इनकी शादी के साथ जरदारी की किस्मत ने एक तब्दीली का मोड़ लिया। कराची में इनकी गुरूब आफ्ताब की शादी की तकरीब की शानदार तकरीब, जिसमें 1 लाख से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, और इसके बाद रात की गैर मामूली तकरीबात ने अवाम के तसव्वुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भुट्टो के लिए शादी न सिर्फ एक जाती संग मील का इशारा किया, बल्कि इस मुआशरे में इनके सियासी कद को भी मजबूत किया, जहां गैर शादीशुदा खवातीन खास तौर पर क़यादत के ओहदों पर जांच पड़ताल और शुकूक शुबहात का सामना करना पड़ता है। रियल एस्टेट में अपने कैरियर की ख्वाहिश के बावजूद जरदारी ने अपनी अहलिया की ख्वाहिशात को टालने और सियासत में फाल शमूलियत से ग्रेज करने का इंतखाब किया। 200 ताहम 1988 में एक हवाई जहाज के धमाके में जनरल मोहम्मद जियाउल हक की बेवकत मौत के बाद सियासी मंजरनामे को ड्रामाई तौर पर तब्दील कर दिया गया। इसके बाद होने वाली सियासी हलचल में भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1988 के इंतखाब में कामयाब होकर उभर कर सामने आई, जिसने इन्हें इक्तदार में लाया। पाकिस्तान की पहली खतून वजीर आजम का तारीखी ओहदा इस अहम लम्हे ने जरदारी के सियासी सफर में एक नए बाब का आगाज किया, क्योंकि इन्होंने खुद को भुट्टो के सियासी अज़ाइम और पाकिस्तानी हुक्मरानी के वसी तर मंजरनामे के साथ पेचीदा तौर पर जुड़े हुए पाया। भुट्टो की पहली इंतजामिया में आसिफ अली जरदारी की शमूलियत सियासी चालबाजियों, बदनवानी के इल्जामात और बाद अज़ां कानूनी लड़ाइयों के पेचीदा तामल से निशानजद थी। इब्तदाई तौर पर अपनी अहलिया की हुकूमत में कम प्रोफाइल रखने के बावजूद जरदारी और इनके साथियों ने खुद को बदनवानी के स्कैंडल्स में उलझाया, जिसने इंतजामिया पर साया डाला। जैसे जैसे इल्जामात बढ़ते गए, जरदारी तनाजात में एक मरकजी शख्सियत बन गए, जो बिलाखिर भुट्टो इंतजामिया के खात्मे का बाइस बने। 2 अगस्त 1990 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत की बरतरफी के बाद भुट्टो और जरदारी दोनों को मुल्क छोड़ने पर पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जो पाक फौज की हिदायत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से लगाई गई। इस अरसे के दौरान निगरान वजीर आजम गुलाम मुस्तफा जतोई ने बदनवानी के इल्जामात की तहकीकात शुरू की, खास तौर पर मुख्तलिफ मंसूबों में सहूलतकारी और कर्जे हासिल करने के लिए कमीशन मांगने में जरदारी के मुबैना किरदार पर तवज्जो मरकूज की, जिससे वो मिस्टर 10% के नाम से मशहूर हुए। जरदारी की मुश्किलात में इस वक्त इजाफा हुआ जब इन्होंने 10 अक्टूबर 1990 को अगवा और बत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। 200 इन इल्जामात में एक स्कीम शामिल थी, जिसमें मुबैना तौर पर एक बरतानवी ताजर की टांग में बम बांधा गया था ताकि पैसे बटोरे। भुट्टो खानदान के एहतजाज के बावजूद, जिन्होंने फर्द जुर्म को सियासी तौर पर मुहर्रिक समझा, जरदारी की कानूनी आजमाइश बरकरार रही। काबिल जिक्र बात यह है कि वो अपनी कैद के दौरान कौमी असम्बली के लिए मुंतखब हुए, जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की पेचीदगी को उजागर किया। अगरचे जरदारी जमानत हासिल करने में कामयाब हो गए, लेकिन इनकी रिहाई में हुकूमती ऑर्डिनेंस की वजह से रुकावट पैदा हुई, जिसका मकसद मुल्जमान को अदालतों से रहा होने से रोकना था। ताहम बाद की कानूनी कार्रवाइयों में जरदारी को बैंक फ्रॉड और सियासी मुखालफिन के कत्ल की साजिश से बरी कर दिया गया। 200 सालों की कानूनी लड़ाइयों और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद बिलाखिर फरवरी 1993 में इन्हें रहा कर दिया गया। 25 मार्च 1991 को सिंगापुर एयरलाइंस की परवाज 117 की हाईजैकिंग ने जरदारी के हंगामा के सफर को मजीद वाजिया किया। हाईजैकर्स ने दीगर मुतालबात के साथ साथ इनकी रिहाई का मुतालबा भी किया। सिंगापुर के कमांडोज के जरिए हाईजैकिंग की ड्रामाई करारदाद ने जरदारी के बयानिए में साजिश की एक और तय शामिल कर दी, जिसने इस दौर में पाकिस्तानी सियासत के हंगामे को समेट लिया। दूसरी भुट्टो इंतजामिया के दौरान आसिफ अली जरदारी को सियासी शमूलियत, सरकारी तकरीर, सफारती मिशनों और हंगामा खेज खानदानी हरकियात के अमेजे से नुमाया थी। अप्रैल 1993 में इन्होंने निगरान हुकूमत में काबीना के 18 वज़रा में से एक का किरदार संभाला, जिसने नवाज शरीफ की पहली मुख्तसर वजारत उज़्मा के बाद बनाया था। सरमायाकारी के वजीर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबरा और वफाकी तहकीकाती अदारे के सरबरा समेत मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम देते हुए जरदारी ने इस अरसे के दौरान पाकिस्तान के गवर्नेंस ढांचे में अहम किरदार अदा किया।
काबिल जिक्र बात यह है कि जरदारी ने फरवरी 1994 में एक सफारती मिशन का आगाज किया, जब इन्हें बेनजीर भुट्टो ने इराक का सफर करने और अद्वियात के बदले 3 जेरे हिरासत पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए बातचीत करने का काम सौंपा। इस मिशन ने भुट्टो इंतजामिया में इनके कद को उजागर करते हुए हसास सफारती मामलात में जरदारी की शमूलियत की निशानदही की। तहम इन सरकारी जिम्मेदारियों के दरमियान भुट्टो खानदान एक तल्ख झगड़े में उलझ गया। दोस्तों, जो बुनियादी तौर पर बेनजीर के छोटे भाई मुर्तजा भुट्टो के सियासी मुस्तकबिल के गिर्द घूम रहा था, खानदान के अंदर कशीदगी सितंबर 1996 में इस वक्त बढ़ गई जब मुर्तजा और 7 दीगर अफराद कराची में पुलिस के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। मुर्तजा की मौत के इर्द गिर्द के हालात ने बेनजीर और जरदारी के खिलाफ इल्जामात को जन्म दिया। मुर्तजा की वालदा नुसरत भुट्टो और इनकी बेवा गुनवा भुट्टो ने इनके मुलव्वस होने का इल्जाम लगाया। सदर फारूक लगारी ने भी मुर्तजा के इंतकाल में बेनजीर और जरदारी के किरदार पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। दोस्तों, बढ़ते हुए दबाव और इल्जामात के दरमियान भुट्टो की हुकूमत को नवंबर 1996 में लगारी ने बुनियादी तौर पर बदअनवानी के इल्जामात और मुर्तजा की मौत की वजूहात के तौर पर बरतरफ कर दिया। जरदारी की हालत इस वक्त मजीद खराब हुई जब वो मुल्क से दुबई फरार होने की कोशिश करते हुए लाहौर में पकड़े गए। इन वाकयात ने जरदारी के सियासी कैरियर में एक हंगामा खेज दौर की निशानदही की, जिसमें खानदानी झगड़े, कानूनी चैलेंजेस और गलत कामों के इल्जामात पाकिस्तानी सियासत में इनके दौरे हुकूमत से मुतल्लक पेचीदगियों और तनाज़ात को उजागर किया। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी का जेल और इसके बाद जलावतनी का वक्त करप्शन और अवामी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इल्जामात से भरा हुआ था, जैसे कि जनवरी 1998 में न्यूयॉर्क टाइम्स की शाया करदा एक अहम रिपोर्ट में तफसील से बताया गया है। फ्रांसीसी फौजी कंट्रैक्टर डसाल्ट एविएशन के साथ $200 मिलियन का $4 बिलियन का नाकाम मुआहिदा। इसने सोने की दरामदात पर अजारादारी के बदले सोने के $1 बिलियन से हर एक की $5 मिलियन की गैर कानूनी अदायगियों का भी इंकशाफ किया, जिसने भुट्टो खानदान के मुख्तलिफ सरकारी शोबों में किकबैक्स के जरिए $1.5 बिलियन से जायद के गैर कानूनी मुनाफा के मुबैना तौर पर जमा होने पर रोशनी डाली। 1990 की दहाई के वस्त में जरदारी की शाहाना खर्च की आदात, जिसमें जेवरात पर बेजा अखराजात शामिल थे, ने इनके माली मामला से मुतल्लक तनाजा को मजीद हवा दी। भुट्टो खानदान की तरफ से अपनी दौलत छुपाने के लिए किए गए इंतजामात के पेचीदा जाल में मगरबी प्रॉपर्टी कंपनियां, वकला और साथियों का एक नेटवर्क शामिल था। रिपोर्ट में जरदारी की जानिब से मुआहिदों में हेरा फेरी, इख्तलाफी आवाजों को मुस्तरद करने और जाती फायदे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेहसाल पर रोशनी डाली गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफात ने जरदारी की मालियाती तारीख पर एक तहलका खेज रोशनी डाली और बैंकिंग के तरीकाकार की सालमियत के बारे में खदशात को जन्म दिया, खास तौर पर सिटी बैंक, जिसको आपने निजी बैंकिंग तरीकों की जांच पड़ताल का सामना करना पड़ा। दोस्तों, जरदारी के माली कारनामे 1999 में बैंकिंग के तरीकाकार में कमजोरियों के बारे में अमेरिकी सेनेट की रिपोर्ट में एक केस स्टडी बन गए, जिससे इनके इकदामात के आलमी असरात को मजीद तकवीयत मिली। दोस्तों, इन इंकशाफात ने जरदारी के सियासी कैरियर में एक अहम मोड़ की निशानदही की, जिसने इनकी साख को दागदार किया और इनके बाद की कैद और जलावतनी में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के नताइज ने पाकिस्तानी सियासत में बदअनवानी की वसी नौयत और मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर इसकी तरह की बदअनवानी के दो रस्त नताइज की निशानदही की। आसिफ अली जरदारी की दूसरी कैद और बाद अज़ा सजा कानूनी लड़ाइयों और बैनुल अक़वामी जांच पड़ताल के दरमियान आश्कार हुई। मार्च 1997 में कराची की जेल में नजरबंद होने के बावजूद जरदारी सेनेट के लिए मुंतखब हुए, जिसने बाद सियासी हलकों में इनकी हमायत का इजहार किया। दोस्तों, इसी साल के आखिर में दिसंबर में इन्हें सेनेटर के तौर पर हलफ उठाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत इस्लामाबाद ले जाया गया, जो कि इनकी कानूनी हालत के खिलाफ एक अलामती अमल है। जुलाई 1998 में जरदारी के लिए कानूनी परेशानियां मजीद गहरी हो गई। तो जब मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात के हवाले से स्विस हुकूमत की जानिब से मुजरमाना दस्तावेजात की मुंतकली के बाद इन पर पाकिस्तान में बदअनवानी का इल्जाम आयद किया गया। इसके साथ ही इन्हें बेनजीर भुट्टो के भाई मुर्तजा भुट्टो के कत्ल की साजिश के सिलसिला में इल्जामात का सामना करना पड़ा। इसके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के आगाज ने सिटी बैंक को इसका अकाउंट बंद करने पर उकसाया, जिससे इसकी माली तनहाई मजीद बढ़ गई। दोस्तों, अप्रैल 1999 में जरदारी और बेनजीर भुट्टो को स्विस सामान की जांच करने वाली कंपनी से किकबैक्स वसूल करने का मुजरम करार दिया गया, जिसके नतीजा में $8.6 मिलियन का भारी जुर्माना और इनमें से हर एक को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि भुट्टो खुद साख्ता जलावतनी में रहे और इन्हें हवालगी नहीं किया जा सका। दोस्तों, जरदारी ने खुद को अलग अलग इल्जामात पर मुकदमे की समाअत के इंतजार में कैद पाया।
स्विस तफ्तीशकारों और पाकिस्तान के एहतसाब ब्यूरो की तरफ से इनके खिलाफ जमा किए गए शवाहद ने इनके कानूनी दफा को शदीद दचका पहुंचाया। मई 1999 में वाकयात के एक ड्रामाई मोड़ में जरदारी को मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसके बारे में इन्होंने दावा किया कि यह पुलिस की जानिब से कत्ल की कोशिश थी। इसकी सेहत के खौफ ने पहले से ही सनसनीखेज केस में साजिश की एक परत को शामिल किया। इसके बाद अगस्त 2003 में एक स्विस जज ने जोड़े को मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम करार देते हुए 6 माह कैद और काफी जुर्माना आयद किया। साथ ही साथ पाकिस्तान हुकूमत को $11 मिलियन की वापसी का भी हुक्म दिया। दोस्तों, जरदारी की कानूनी कहानी छटपट रहाइयों और दोबारा गिरफ्तारियों के साथ जारी रही, जो पाकिस्तान में उतार चढ़ाव वाली सियासी हरकियात की अक्कासी करती है। 2 नवंबर 2004 में जमानत पर रहा होने के बाद इस्लामाबाद में कत्ल के एक मुकदमे की समाअत में पेश न होने पर इन्हें एक गैर मुतवक्का गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। कानूनी लड़ाइयों का यह रोलर कोस्टर जरदारी के दुबई में जलावतनी में पनाह लेने के फैसले पर इख्तिताम पजीर हुआ, जिससे कानूनी और अवामी जांच पड़ताल के दरमियान इनके सियासी कैरियर के एक हंगामा के बाब का खात्मा हुआ। दोस्तों, आसिफ अली जरदारी की जलावतनी कानूनी लड़ाइयों, सियासी चालबाजियों और सेहत की खराबियों के हंगामा खेज इम्तिजाज से निशानजद थी। पाकिस्तान में कभी कभार वापसी के बावजूद इनका तवील अरसा बैरून मुल्क क्याम कानूनी उलझनों और तबी जरूरतों की वजह से बंद रहा। अप्रैल 2005 में लाहौर में इनकी मुख्तसर वापसी पर पुलिस की मुदाखलत से इन्हें रैलियां करने से रोका गया और इनके सियासी असर और सूख के बारे में हुकूमत के खदशात को उजागर किया। दोस्तों, परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत पर तनकीद करते हुए इन्होंने खुद को दुबई और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना मुफाहमत की अफवाहों के दरमियान शटल करते पाया। जून 2005 में सेहत का बुहरान इस वक्त पैदा हुआ जब जरदारी को दिल का दौरा पड़ा, जिससे इन्हें मुत्तहदा अरब अमारात में तिबी इमदाद की जरूरत पड़ी और मुबैना तौर पर अमरीका में एंजियोप्लास्टी की गई। सेहत की वजूहात की बिना पर सितंबर 2005 में रावलपिंडी की अदालत में होने वाली समाअत से इनकी गैर हाजिरी ने वारंट गिरफ्तारी को जन्म दिया, जिससे कानूनी असरात का एक सिलसिला शुरू हो गया जो पाकिस्तान की सरहदों से बाहर तक फैला हुआ था। 2 जनवरी 2006 में इंटरपोल की जानिब से रेड नोटिस जारी करने से जरदारी और बेनजीर भुट्टो पर कानूनी दबाव बढ़ गया, जिससे इनकी हवालगी के लिए आलमी कोशिशों का इशारा मिलता। नाजुक मोड़ के दौरान जोड़े की अलहदगी ने इनकी मुश्किल की पेचीदगी को वाज़ेह किया। जब भुट्टो ने सितंबर 2007 में पाकिस्तान वापसी की तैयारी की तो जरदारी के इलाज के लिए न्यूयॉर्क शहर में रहे। दोस्तों, इसके बाद के वाकयात बशमूल भुट्टो के कत्ल और मुशर्रफ की तरफ से इमरजेंसी के नफाज ने जरदारी की कानूनी हैसियत और सियासी ख्वाहिशात को मजीद पेचीदा बना दिया। इनकी जलावतनी कानूनी परेशानियों का गठजोड़ बन गई, जिसमें पाकिस्तान में मतनाजा कौमी मसालहती ऑर्डिनेंस और स्विट्जरलैंड, स्पेन और बरतानिया में जारी कानूनी लड़ाइयां शामिल हैं। मुतअद्दिद दायरा इख्तियार और कानूनी निजामों से गुजरते हुए जरदारी ने कानूनी जिम्मेदारियों को कम करने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमलियों का इस्तेमाल किया, जिसमें कानूनी फैसलों में तखीर के लिए अपनी तिबी हालत का फायदा उठाना भी शामिल है। इसकी जलावतनी, जो कि न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई के दरमियान तब्दीलियों की खसूसियत है, ने अपने बच्चों के साथ रवाबत बरकरार रखने और बैनुल अक़वामी कानूनी कार्रवाइयों के पेचीदा वेब पर तशरीफ ले जाने के दौरान इसकी कानूनी और सियासी हालत की आलमी जहतों को उजागर किया। दोस्तों, जैसे ही बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद हैरान कुन नतीजा सामने आया। आसिफ अली जरदारी ने खुद को सियासी कशमकश के मरकज में धकेल दिया। इस्लामी रवायत की पासदारी करते हुए जरदारी ने भुट्टो का पोस्टमार्टम रोक दिया और इनके बच्चों के साथ इनके जनाजे में इनका सोग मनाया। इसकी मौत में अल-कायदा के मुलव्वस होने के हुकूमती दावों की सख्ती से तरदीद की। इसके बजाय इन्होंने एक बैनुल अक़वामी इंक्वायरी का मुतालबा किया और मुशर्रफ की इंतजामिया पर नाकाफी हिफाजती इक़दामात का इल्जाम लगाया। तकदीर के एक शदीद मोड़ में भुट्टो की सियासी मर्जी ने जरदारी को अपना जानशीन नामजद किया, जिसने इनकी क़यादत पर इनके गैर मुतज़लज़ल एतमाद को उजागर किया। दोस्तों, ताहम पार्टी की मुमकिना तकसीम और अपने मुतनाज़ा अवामी इमेज को जहन में रखते हुए जरदारी ने अपने 19 साला बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले करने का इंतखाब किया, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का किरदार संभाला। बिलावल के अरूज को तरजीह देने के लिए जरदारी के फैसले का मकसद भुट्टो की सियासी विरासत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था और पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को रोकना था। बिलावल को पार्टी लीडर का रस्मी खिताब छोड़ने के बावजूद जरदारी ने पीपल्स पार्टी के अंदर एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा और एक अबूरी मुद्दत के लिए इसके शरीक चेयरमैन के तौर पर खिदमात अंजाम दी, जब तक कि बिलावल ने बैरून मुल्क तालीम मुकम्मल नहीं की। इस स्ट्रेटेजिक इक़दाम ने जरदारी के भुट्टो के विजन को महफूज रखने और तब्दीली और गैर यकीनी सूरत हाल के हंगामा खेज दौर में पार्टी की अहम आंगी को
को यकीनी बनाने के लिए अज़म की निशानदही की। दोस्तों, बेनजीर भुट्टो के कत्ल के बाद हंगामा आराई के दरमियान आसिफ अली जरदारी ने हंगामा के सियासी मंजरनामे को तदब्बर और अज़म के साथ आगे बढ़ाया। 8 जनवरी को होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर जरदारी ने इनके बरवक्त अमल दरामद की वकालत की और बाइकाट के किसी भी इम्कान को मौसर तरीके से खत्म करते हुए तमाम अपोजिशन दलों की शिरकत के लिए रैली निकाली। ताहम मौजूदा बदअमनी की वजह से इंतखाबात को 18 फरवरी तक मुकर्रर कर दिया गया, जिससे गैर यकीनी की फजा मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। इस्तेहकाम को फरोग देने के मकसद से एक स्ट्रेटेजिक इकदाम में जरदारी ने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुशर्रफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के दरमियान मुमकिन इत्तेहाद का ख्याल पेश किया, जिससे पार्टी लाइनों में तावन करने पर आमादगी का इशारा मिलता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन पार्टी के रहनुमा नवाज शरीफ के साथ जरदारी ने इंतखाबी हेरा फेरी की किसी भी कोशिश के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी किया, मुनसिफाना और शफाफ जमहूरी अमल के लिए इनके अज़म पर जोर दिया। इंतखाबात के बाद जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को सरकर्दा दावेदारों के तौर पर उभरते हुए देखा गया, जरदारी और नवाज शरीफ ने एक तारीखी इत्तेहाद कायम किया, जिससे मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में शराकत दारी के मुआहदे की अमरीकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, जबकि दोनों रहनुमाओं ने अदलिया की बहाली पर इत्तेफाक किया। जरदारी का नुक्ता नजर खास तौर पर शरीफ के मुकाबले में ज्यादा मापा गया। दोस्तों, जो सियासी हरकियात की एक बारीक समझ की अक्कासी करता है, इत्तेहाद की ताकत को बढ़ाने के लिए जरदारी ने एक वसीउल बुनियाद इत्तेहाद को मजबूत करते हुए अवामी नेशनल पार्टी और बलोच कौम परस्त रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ सियासी दलों से राब्ता किया। वजारत उज़्मा के लिए अपनी ख्वाहिशात के बारे में क्या सराइयों के दरमियान जरदारी ने यूसुफ रजा गलानी को वजीर आज़म नामजद करने का इंतखाब करके बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। दोस्तों, ये इकदाम पार्टी की सफों के अंदर तज़वीराती तवाज़ुन के अमल के तौर पर समझा जाता है। इस फैसले ने जरदारी के ज़हीन क़यादत के अंदाज की निशानदही की, जिसकी खसूसियत अमलियत पसंदी और सियासी जरूरतों की होशियार समझ से होती है, क्योंकि पाकिस्तान चैलेंजों और मौक़ा से बड़े एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। सियासी गुफ्तशनीद और ताकत की हरकियात के पेचीदा जाल के दरमियान आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तान में अदालती सालमियत और पार्लिमानी अमलदारी की बहाली के लिए सफर का आगाज किया। 9 मार्च 2008 का मरी का एलामिया इनकी वाबस्तगी का सबूत है। दोस्तों, क्योंकि इन्होंने 30 अप्रैल 2008 तक मुशर्रफ की तरफ से माजूल किए गए 60 जजों को बहाल करने का वादा किया था, जिसे बाद में 12 मई तक बढ़ा दिया गया। सर तोड़ कोशिश के बावजूद मई के दौरान लंदन में होने वाले मुज़ाकरात का मतलूबा नतीजा बरामद करने में नाकाम रहे, जिसके नतीजा में अदलिया की बहाली में हुकूमत की नाकामी का हवाला देते हुए मई के वस्त में मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद से अलग हो गई। नाकामियों से बेखौफ इत्तेहाद इस बार नए जोश के साथ दोबारा मुनज़्ज़म हुआ। पार्लियामेंट को तहलील करने के सदर के इख्तियार को कम करने के लिए आईनी तरमीम की तजवीज पेश की गई। मुशर्रफ के साथ कशीदगी बढ़ने के बाद हुकूमत ने दौलत मुश्तरका में पाकिस्तान की दोबारा शमूलियत को यकीनी बनाकर एक सफारती फतह हासिल की। ताहम अंदरूनी तकसीम ने इत्तेहाद की हम आहंगी को खतरा लाहक कर दिया, खासतौर पर आईनी इस्लाहात और मुशर्रफ की बरतरफी के हवाले से। जून 2008 में जरदारी और शरीफ ने बढ़ती हुई अदम इत्मीनान को दूर करने और आगे बढ़ने का रास्ता तय करने के लिए लाहौर में मुलाकात की, जबकि जरदारी मुआखजे के बारे में मुहतात रहे। नाकाफी कानून साजी की हमायत का हवाला देते हुए शरीफ ने मुशर्रफ के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई के लिए दबाव डाला। मुशर्रफ की किस्मत और अदलिया की बहाली पर इख्तलाफात को खत्म करने में इत्तेहाद की नाअहली ने खुराक की किल्लत और बढ़ती हुई महंगाई की वजह से माशी बदहाली के दरमियान अवामी मायूसी को बढ़ा दिया। 2 अगस्त 2008 तक बढ़ते हुए दबाव ने जरदारी को मुआखजे की तरफ राग़ब करने पर मजबूर किया, जो कि इत्तेहादियों की हिकमत अमली में फैसला कुन तब्दीली का इशारा देता है। 1999 की बगावत और मार्शल लॉ के नफाज के लिए मुशर्रफ पर संगीन गद्दारी का इल्जाम लगाते हुए इत्तेहाद ने एहतसाब के लिए मुसलसल जिद्दोजहद का आगाज किया। 218 अगस्त को मुशर्रफ के इस्तीफे ने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में एक अहम लम्हा करार दिया। अगरचे अस्तशना और अदलिया के मुस्तकबिल के बारे में बहसों से भरी हुई थी, जो पाकिस्तान के जमहूरी इर्तिका में मौजूद पेचीदगियों को वाज़ेह करती है। मुशर्रफ की रुखसती के बाद के हंगामा खेज हालात के दरमियान आसिफ अली जरदारी का सदर के ओहदे पर फाइज होना पाकिस्तान की सियासी रफ्तार में एक अहम लम्हा था। 3 हफ्तों के अंदर तेजी से सदारती इंतखाबात के इनकाद के साथ जरदारी ने अवामी शकूक व शुबहात का सामना करने के बावजूद कबायली अस्करियत पसंदी का मुकाबला करने के वादों पर जोर देते हुए मुहिम का आगाज किया। अमेरिका की हिमायत से सदर के ओहदे के लिए जरदारी की बोली ने जोर पकड़ा, जो पीपीपी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM की हिमायत से खुश हुआ। इंतखाबी मैदान में दावेदारों की एक मतनू साफ देखी गई। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने साबिक जस्टिस सईदुज़्ज़मान सदीकी को नामजद किया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद ने मुशाहिद हुसैन सैयद को मैदान में उतारा। ताहम जरदारी ने 702 में से 481 वोटों के साथ इलेक्टोरल कॉलेज में बड़ी अक्सरियत हासिल करते हुए 6 सितंबर 2008 को पाकिस्तान के 14वें सदर के तौर पर अपने मैंडेट को मुस्तहकम करते हुए जीत कर उभरा।
पाकिस्तान के जमहूरी मंजरनामे में ताकत की हरकियात और सियासी जरूरतों का अपनी सदारत के इब्तदाई दिनों में आसिफ अली जरदारी ने चैलेंजों और मौका से बड़े एक ऐसे मंजरनामे पर तशरीफ ले गए जो पाकिस्तान के लिए इस्तेहकाम और तरक्की की राहें इस्तवार करने के लिए कोशां थे। दोस्तों 9 सितंबर 2008 को इफ्तिताही तकरीब जिसमें अफगान सदर हामिद करजई ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान अपनी मुश्तरका सरहद पर फैली हुई कबायली शोरश से निपटने के लिए बढ़ते हुए तावन के एक अहम लम्हे की निशानदही की। तावन के अलामती इशारों के बावजूद जरदारी को आईनी दफात को बरकरार रखने के अपने अज़म के हवाले से शुकूक व शुबहात का सामना करना पड़ा। खास तौर पर पार्लियामेंट को बर्खास्त करने के सदर के इख्तियार से दस्तबरदार होने के इनके अहद के बारे में, इनकी माशी जहानत के बारे में शुकूक व शुबहात बरकरार रहे। अनाज की खरीदारी की कीमतों में अफराते जर की सब्सिडी के इल्जामात और कैपिटल गेन टैक्स के मुतनाज़ा खात्मे के इल्जामात से बढ़ गया। दोस्तों जरदारी का इब्तदाई सदारती दौर दहशत गर्दी के अलमनाक मंजर से मुतासर हुआ क्योंकि इस्लामाबाद मैरियट होटल में बम धमाके ने इनके पहले पार्लिमानी खिताब पर साया डाल दिया। बेखौफ होकर इसने न्यूयॉर्क शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर का अपना पहला गैर मुल्की दौरा शुरू किया। अंदरूनी कशमकश और बैरूनी दबाव के दरमियान आलमी सतह पर पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात को नेविगेट करने की कोशिश की। 223 से 26 सितंबर 2008 तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के अपने दौरे के दौरान आसिफ अली जरदारी ने मुमताज आलमी रहनुमाओं के साथ आला सतही सफारती मुलाकातें की, जिनमें अमेरिकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और चीनी सदर हो जिनताओ के साथ बातचीत भी शामिल है। ताहम अमेरिकी नायब सदारती उम्मीदवार सारा पेलिन के साथ इनकी बातचीत ने सियासी तनाज़ा को जन्म दिया और नापसंदीदा तवज्जो हासिल की क्योंकि इनके दिलचस्प रवैये और जुबान में गाल के रिमार्क्स ने शर्मिंदगी को जन्म दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अपने खिताब के दौरान पाकिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमलों की अवामी मजम्मत के बावजूद जरदारी और अमेरिकी हकाम के दरमियान खुफिया मुआहदे की इतलात सामने आई। ये इल्जामात सामने आए कि एक खुफिया मुआहदा किया गया था जिससे प्रीडेटर स्ट्राइक्स की कोऑर्डिनेशन और हाई प्रोफाइल अहदाफ की मुश्तरका तौर पर मंजूर शुदा फहरिस्त के क़याम में सहूलत फराहम की गई थी, जिससे इसके अवामी मौक़िफ़ के खिलाफ पर शक पैदा हुआ। 200 सफारती चालों के दरमियान जरदारी ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह के साथ बातचीत में मशगूल होने के मौका से फायदा उठाया, जिसका इख्तिताम 2008 के इख्तिताम तक अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने के मुआहदे पर हुआ। इस दौरे ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात को आगे बढ़ाने के लिए दरकार नाज़िक तवाज़ुन एक्ट पर जोर दिया। 214 से 17 अक्टूबर 2008 तक मुआशी बहरान के एक पुरतैश दौर के दौरान आसिफ अली जरदारी ने गैर मुल्की अमदाद पर बातचीत करने और पाकिस्तान की अदायगियों के नादहिंदगान के बढ़ते हुए ख्वाब को रोकने के लिए चीन के लिए एक अहम सफारती मिशन का आगाज किया। ताहम इनकी कोशिशों के बावजूद चीन ने किसी भी किस्म की फौरी अमदाद का इर्तिकाब करने से गुरेज किया, बल्कि इसके बजाय जोहरी पावर प्लांट्स की तरक्की और मुस्तकबिल में मुमकिन कारोबारी सरमायाकारी में मदद की पेशकश की। सऊदी अरब, बरतानिया और अमेरिका जैसे रवायती इत्तेहादियों की जानिब से बेल आउट अमदाद फराहम करने से इनकार के बाद कई दशकों का सामना करते हुए जरदारी ने बाज़ाब्ता तौर पर 22 अक्टूबर को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से अमदाद के लिए रुजू किया, जिसका मकसद माली अमदाद और तजारती मुआहदों को हासिल करना था। जरदारी और सऊदी शाही खानदान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात की वजह से महदूद नताज बरामद हुए, जो अपोजिशन लीडर नवाज शरीफ की तरफ सऊदी जानबदारी की वजह से बढ़ गए। दोस्तों बढ़ते हुए माशी दबाव के दरमियान पाकिस्तान की हुकूमत ने नवंबर 2008 के वस्त में IMF को अरादे का एक खत भेजा, जिसमें कई अरब डॉलर के कर्जा पैकेज के बदले में सख्त इस्लाहाती शराइत को कबूल करने का इशारा दिया गया। दोस्तों ताहम IMF की शराइत बशमूल टैक्स की तंजीम नो और रियासती इदारों की निजकारी ने मुल्की सतह पर मले जुले रद्द अमल का इजहार किया। MQM ने जनवरी 2011 में माशी पॉलिसी के इख्तलाफ की वजह से हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली। बढ़ते हुए अवामी अदम इत्मीनान और हुकूमत के खात्मे के खतरे के जवाब में जरदारी के हुक्मरान इत्तेहाद ने अपोजिशन के मुतालबात मान लिए, गैस की सब्सिडी बहाल की और IMF की तजवीज करदा बहुत सी इस्लाहात को रोक दिया। मजीद बरान सरकारी अखराजात से मुतल्लिक खदशात को दूर करने के लिए एक अलामती इशारे में जरदारी ने फरवरी 2011 में एक कफायत शारी काबीना का इफ्तिताह किया, जिसने वजारती फहरिस्त को 60 से कम करके 22 कर दिया। इन तमाम माशी चैलेंजों के दौरान जरदारी की क़यादत बदनवानी के मुसलसल इल्जामात की जद में रही। इनके मानने वाले मिस्टर 10% की अलामत के साथ ये इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने सरकारी मुआहदों के 10% के हिसाब से किक बैक्स का मुतालबा किया, जिससे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात को आगे बढ़ाने की कोशिशों को मजीद पेचीदा बनाया गया।
दोस्तों, आसिफ अली जरदारी के दौर में भारत के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव का निशान था, जो तनाज़ा कश्मीर जैसे मुतनाज़ा मसाइल की वजह से बढ़ गया। अक्टूबर 2008 के अव्वल में हिंदुस्तान में कश्मीरी कौम परस्तों को दहशतगर्द के तौर पर हवाला देने वाले इनके रिमार्क्स ने शदीद घरेलू तनकीद को जन्म दिया, जिससे दो तरफा ताल्लुकात कशीदा हो गए। ताहम नवंबर 2008 के वस्त में जरदारी ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ में तब्दीली का इशारा दिया, जो कि पहले इस्तेमाल न करने वाली जोहरी पॉलिसी के लिए तैयारी का मशवरा दिया और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी इक्तिसादी तावन की वकालत की। दोस्तों, नवंबर 2008 के मुंबई हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को शदीद दचका लगा था। इब्तिदा में किसी भी पाकिस्तानी मुलव्वस होने से इनकार करते हुए जरदारी की हुकूमत ने बाद में बढ़ते हुए बैनुल अक़वामी दबाव के जवाब में लश्कर तैयबा के रहनुमाओं के खिलाफ फौजी कार्रवाई की। भारत की जानिब से जरदारी की इंतजामिया को हमलों में बराह रास्त मुलव्वस होने से बरी किए जाने के बावजूद कशीदगी बरकरार रही। भारत ने मुबैना मुजरमों की हवालगी का मुतालबा किया, जो जून 2009 में जरदारी और भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने मुंबई हमलों के बाद पहली बार शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास में मुलाकात की, जिससे ताल्लुकात में आर्जी पिघलने का इशारा मिलता है। जरदारी की सदारत अफगानिस्तान में जारी तनाज़ा में अहम पेशरफ्तों के साथ मुवाफक थी। दोस्तों, पाकिस्तान के वफाक के ज़ेरे इंतजाम एक कबायली इलाके फाटा और खैबर पख्तूनख्वा केपी के इलाके अहम मैदान जंग के तौर पर काम कर रहे हैं। परवेज मुशर्रफ की रुखसती के बाद अफगान सदर हामिद करजई के साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर हुए, जिससे पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़ा निपटने के लिए एक मुतफ़िक़ा नुक्ता नजर को फ़रोग़ मिला। जनवरी 2009 में अफगानिस्तान के अपने इब्तदाई दौरे के दौरान जरदारी ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने के लिए तावन बढ़ाने का वादा किया। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पाकिस्तान तनाज़ा में तावन के बदले अमेरिका और दीगर मगरबी इत्तेहादियों से खातर ख्वाह शहरी इमदादी पैकेज हासिल किए। फाटा में पश्तून कबाइल के साथ जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद जरदारी को मगरबी ताकतों की मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अप्रैल 2009 तक सवाद जंग बंदी पर दस्तखत करने में ताखीर हुई। ये मुआहिदा बिलाखिर मुनहदम हो गया जब पाकिस्तानी अफवाज ने दीर जिला में कार्रवाई शुरू की। पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की हलाकत और इसके नतीजे में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तावन जैसे अहम वाकयात के बाद जरदारी की अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ मसरूफियत में शिद्दत आई। जरदारी की सदारत के अहम लम्हात में एक अवामी दबाव और नवाज शरीफ जैसी अपोजिशन शख्सियात की क़यादत में अवामी तहरीक के बाद अदलिया खासतौर पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली थी। नवाज शरीफ को इंतखाबात से नाअहल करार देने और अपने भाई शहबाज शरीफ को मुस्तफी होने पर मजबूर करने की इब्तदाई कोशिशों के बावजूद जरदारी की हुकूमत बिलाखिर अवामी मुतालबात के सामने झुक गई, जिसके नतीजे में परवेज मुशर्रफ के जरिए माजूल चौधरी और दीगर जजों की बहाली हुई। इस वाकया ने जरदारी के दौरे सदारत में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में ताकत के नाजुक तवाज़ुन और अवामी तहरीकों के असर को वाज़िया किया। दोस्तों, अप्रैल 2009 में सदर आसिफ अली जरदारी ने निज़ाम अदल रेगुलेशन पर दस्तखत किए, जिससे मालागढ़ डिवीजन में बाकायदा तौर पर शरई कानून नाफज हुआ। नवंबर 2009 के आखिर में जरदारी ने नेशनल कमांड अथॉरिटी पाकिस्तान की जोहरी निगरानी के अदारे की सरबराही वज़ीर आज़म गिलानी को छोड़ दी। इस इक़दाम से सदारती इख्तियारात में कमी वाक़या हुई। 2 दिसंबर 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने कौमी मुफाहमती आर्डिनेंस NRO को गैर आईनी करार दिया, जिससे जरदारी के खिलाफ बदनवानी के मुकदमात की बहाली की राह मुहार हुई। अगरचे जरदारी को बतौर सदर इस्तगासा से इस्तशना हासिल थी, लेकिन NRO के खात्मे और इससे कबल करप्शन के मुकदमात ने इनकी सदारत की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए, जिसके नतीजा में इनके इस्तीफा का मुतालबा किया गया। जरदारी को कानूनी जंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को स्विट्जरलैंड में इनके खिलाफ करप्शन के इल्जामात को दोबारा खोलने का हुक्म दिया। अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे समेत इल्जामात आयद करने से रोकने की कोशिशों के बावजूद जरदारी को एक अहम कानूनी फतह इस वक्त मिली जब जिनेवा के अटॉर्नी जनरल ने कहा इनके खिलाफ सदारती इस्तशना की वजह से बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों, अप्रैल 2010 में हुकूमत ने आइन में 18वीं तरमीम मंजूर की, जिसमें सदारती इख्तियारात में नुमायां कमी आई। इस तरमीम ने पार्लियामेंट को तहलील करने, वज़ीर आज़म को बरतरफ करने और फौजी सरबराहान की तकर्री के इख्तियार को खत्म करके ईवान सदर को एक रस्मी किरदार में तब्दील कर दिया। इसने वज़ीर आज़म की मुद्दत की तादाद पर पाबंदी को भी खत्म कर दिया। जरदारी के सियासी हरीफ नवाज शरीफ को तीसरी मुद्दत के लिए कोशिश करने की इजाजत दी गई। मजीद तरामीम जैसे कि 19वीं तरमीम सदर और अदलिया के दरमियान मुमकिन तनाज़ात से निपटने के लिए नाफज की गई, जिससे अदालती तकर्रियों में चीफ जस्टिस के इख्तियार को तक़वियत मिली। दोस्तों, इन कानूनी और आईनी तब्दीलियों के बावजूद जरदारी को मुसलसल चैलेंजों और मुखालफत का सामना करना पड़ा, जिसका सबूत मार्च 2011 में अपने सालाना खिताब के दौरान पार्लिमानी चैम्बर का आधा खाली था। नवंबर 2012 में हुकूमत पाकिस्तान ने जरदारी के खिलाफ बदनवानी के मुकदमात दोबारा खोलने के लिए स्विस हकाम को खत लिखकर अदालती अहकामात का जवाब दिया। ताहम स्विस हुकूमत ने मुकदमात को वक्ती पाबंदी समझा और इन्हें दोबारा खोलने से इनकार कर दिया। 2010 का सैलाब पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा
तबाहकुन कुदरती आफात में से एक के तौर पर खड़ा है, जो जुलाई के आखिर में होने वाली शदीद बारिशों से शुरू हुआ, जिसने मुल्क का एक अहम हिस्सा डूब गया, जिससे तकरीबन 20 मिलियन अफराद मुतासर हुए। जब पाकिस्तान इस बेपनाह बहरान से दोचार था, बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन के दौरा भारत के दौरान पाकिस्तान के अंदर मौजूद अनासर पर दहशतगर्दी की हमायत का इल्जाम लगाते हुए सफारती ताल्लुकात मजीद कशीदा हो गए। बढ़ते हुए घरेलू दबाव के बावजूद सदर आसिफ अली जरदारी ने एक मुतनाज़ा यूरोपी दौरे का आगाज किया, जिसका आगाज पेरिस से हुआ, जहां इन्होंने फ्रांसीसी सदर सरकोजी से मुलाकात की। ताहम अफगानिस्तान में नेटो की कोशिशों पर इनके तबसरों ने अमेरिका की तरफ से तनकीद की थी। दोस्तों, जैसे ही सैलाब की तबाही की हद वाजिया हो गई, जरदारी को हसासियत की कमी के लिए रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा, जिसमें इनके नारमंडी चीटों पर जान और कैमरून के चेकर्स के दही इलाकों में खाने पर तनकीद भी शामिल है। बरतानिया में खास तौर पर बरतानवी पाकिस्तानी कम्युनिटी में जरदारी के दौरे के खिलाफ मुजाहरे फूट पड़े। सियासी फायदे के लिए इस दौरे का फायदा उठाने के इल्जामात के दरमियान इनके बेटे बिलावल की मुतवक्का तकरीर की मनसूखी से और बढ़ गई। पाकिस्तान वापस आने पर जरदारी ने सैलाब की अमदादी सरगर्मियों, सखर और नौशेरा जैसे मुतासरा इलाकों का दौरा करने और बैनुल अक़वामी तंजीमों के साथ राबता कारी पर तवज्जो मरकूज की। तनकीदों के बावजूद जरदारी की कोशिशें जारी रहीं, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून के साथ फजाई मुआयना और अमरीकी सेनेटर जॉन कैरी के साथ जामपुर का दौरा तबाही से निपटने के लिए अपने अज़म का सबूत है। 2 दिसंबर 2011 के अव्वल में सदर जरदारी की सेहत इस वक्त मरकज बन गई, जब वो तिबी मुआयने और इलाज के लिए दुबई गए। मुबैना तौर पर छोटे स्ट्रोक के बाद इस वक्त के वजीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान से बाहर तिबी इमदाद हासिल करने की एक वजह अपनी जान को लाहक खतरात का हवाला दिया। यह पेशरफ्त मेमोगेट तनाजा के दरमियान हुई, जिसने जरदारी की सेहत की हालत के गिर्द सियासी हलचल में इजाफा किया। दुबई में सेहतयाब होने के दौरान इनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तानी सियासत में ज्यादा नुमाया किरदार संभाला। दिसंबर के वस्त तक जरदारी खलीज फारस में अपनी सेहतयाबी को जारी रखने के लिए अस्पताल से रवाना हो गए थे। माह के आखिर तक पाकिस्तान वापस आ गए। दोस्तों, सेहत के इस दचके के बावजूद जरदारी सियासी मामलात में सरगर्म है। इनकी पहली और दूसरी सदारती मुद्दत के दरमियान अहम पेशरफ्त सामने आई। इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तश्कील 9 में अहम किरदार अदा किया और 2015 में पीपल्स पार्टी की सरबराही संभाली। जुलाई 2017 में पनामा पेपर्स केस की तहकीकात के पस मंजर में जरदारी ने नवाज शरीफ से इस्तीफे का मुतालबा किया, जबकि खुद भी कानूनी लड़ाई का सामना करना पड़ा। इन्हें गैर कानूनी किकबैक्स और आमदनी के मालूम जराए से ज्यादा असासों के इल्जामात से मुतल्लक एक तवील अरसे से ज़ेर अल्तवा मुकदमा से बरी कर दिया गया था, जिसमें कुछ लोग मुमकिन सियासी सूदों पर क्यास राइयां कर रहे थे, जो नताइज को मुतासर कर रहे थे। ताहम वो कानूनी लड़ाइयों में उलझते रहे, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2019 में इस्लामाबाद में इनकी गिरफ्तारी और अगस्त 2020 में बदनवानी के इल्जामात पर फर्द जुर्म शामिल थी। इन चैलेंजों के बावजूद जरदारी के सियासी कैरियर ने पाकिस्तान के मंजरनामे की तश्कील जारी रखी, जिसमें कामयाबियों और तनाजात दोनों का निशान था। 2 मार्च 2024 में आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान के सदर के तौर पर अपनी दूसरी मुद्दत हासिल की। कौमी और सूबाई असम्बलियों से 411 वोटों के साथ तारीखी फतह हासिल की और इन्हें इस बावकार ओहदे पर 2 मरतबा मुंतखब होने वाले पहले सिविलियन के तौर पर निशानजद किया। इनकी जीत नए सदर के इंतखाब के लिए बुलाए गए पार्लिमानी इजलास के बाद हुई, जहां महमूद खान अचकजई के खिलाफ जीतकर सामने आए। जरदारी की खानदानी जिंदगी पाकिस्तानी सियासत से गहरा ताल्लुक रही है, खास तौर पर इनकी आन जहानी अहलिया बेनजीर भुट्टो के जरिए, जिनसे इनका एक बेटा और 2 बेटियां थी। इनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, जो खानदान की सियासी मिरास को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने वालिदान के इंतकाल समेत जाती नुकसानात के बावजूद जरदारी ने सियासत में अपने खानदान के किरदार को आगे बढ़ाया। दोस्तों, इनकी बहन फरियाल तालपुर ने बेनजीर भुट्टो की अलमनाक मौत के बाद अपने बच्चों की सरपरस्ती संभाली। सियासत से हटकर जरदारी के रूहानी रुझानात ने तवज्जो मबजूल कराई है। दोस्तों, हंगामा खेज औकात में रूहानी रहनुमाओं से मशवरा लेने की इतलात है। इनकी सेहत एक बहस का मौजू रही है, जिसमें दिमागी सेहत के माजी के मसाइल बशमूल डिमेंशिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर दफ्तर के लिए इनकी फिटनेस के बारे में सवालात उठाते हैं। ताहम जरदारी बरकरार रखते हैं कि वो ठीक हैं, सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबितस के साथ। दोस्तों, अपनी दौलत के लिए मशहूर जरदारी के माली मामलात की अक्सर जांच पड़ताल की जाती रही है। पाकिस्तान के अंदर और बैरून मुल्क अहम असासों की रिपोर्ट बशमूल सरे, लंदन, मैनहट्टन और दुबई में शाहाना जायदादें इनकी दौलत और असर और सूख की हद को जाहिर करती हैं। अपनी दौलत और असासों से मुतल्लक तनाज़ात के बावजूद जरदारी का सियासी कैरियर बरकरार रहा है, जिसकी निशानदही इनके हालिया दोबारा मुंतखब होने और पाकिस्तानी सियासत में मुसलसल असर और सूख